बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कोरोना की 5वीं लहर के हवाले से। NCOC ने आज इजलास किया जिसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कोरोना का नया वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है। ये वेरिएंट किस हद तक ख़तरनाक है और इससे नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमती सतह पर क्या तैयारी है, हमें इनफरादी सतह पर क्या करना है, आज इसको प्रोग्राम में मौज़ूए बहस लेके आएंगे। और साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे असना में जहां पे हुकूमत सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें करती है, उसी में हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया गया है। हेल्थ कार्ड किस हद तक कारआमद है, हेल्थ कार्ड को लेके प्राइवेट सेक्टर को नवाजे जाने के हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो पाए जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी करें। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हयात खान साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो 5th लेयर आई है, जो 5th वेव आई जिसका कहा जा रहा है, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसके केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। क्या वजूहात लगती हैं सर आपको? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। ओमिक्रॉन से हम शुरू करते हैं। जैसे आपको मालूम है 24 नवंबर से इसके केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं और अब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। पाकिस्तान में भी बहुत से केसेस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। सो अभी हमारा इसके बारे में 6 हफ्ते का तजर्बा भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, कि ये तेज़ी से फैलता है और कई गुना इसके जो पहले वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट है, उससे इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है। मगर इसमें जो एक अच्छी बात देखने में आई है कि इसमें जो बीमारी होती है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कि डेल्टा जो वेरिएंट है इस वक्त वो चल रहा था। तो इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है मगर इतना ये ख़तरनाक वायरस नहीं है। अभी तक 6 हफ्ते में जो इतलात मिली हैं, जो रिपोर्ट शायद हुई हैं, उसके मुताबिक जैसे अमेरिका ने 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने 2.49 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो जब से वबा शुरू हुई है सबसे ज़्यादा केसेस हैं। आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, पाकिस्तान में भी आप केसेस की रिपोर्ट आने शुरू हो गए और जहाँ भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद वो तेज़ी से बढ़ा है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल में कितने दाखिल हो रहे हैं, वो बहुत ही कम दाखिल हो रहे हैं। और जो मोर्टेलिटी देखें, पहले जो कोरोना था डेल्टा जो इसमें चल रहा है, तो जब हॉस्पिटल में दाखिल होते थे लोग जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज थे, उसमें तकरीबन 29-30% उसकी मोर्टेलिटी थी। इसमें जो है जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी है सिर्फ 2.7% जो अभी तक रिपोर्ट आई हुई है, यानी कि 10 गुना कम है डेल्टा वेव से। तो ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि इसकी वो जो मोर्टेलिटी बहुत कम है, ट्रांसमिशन इसकी ज्यादा है। तो ओमिक्रॉन फैलेगा, इसे ये डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, विच विल बी इन अ वे अ गुड न्यूज कि आपके केसेस माइल्ड होंगे या कोई सिम्टम्स को बगैर भी होंगे, मगर एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कम्युनिटी में एक वैक्सीनेशन की रही है और दूसरा ये ओमिक्रॉन की वजह से। तो शायद ये इस जब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ पाएंगे इसकी तरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो लोग बहुत सारे हैं वो हमसे भी ज़रा रब्ता करते हैं, जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। वो ये है कि अब ये नया जो वेरिएंट आया है, ज़ाहिर है इसकी वजह से तो लोगों में कंसर्न खासा पाया जाता है। NCOC ने भी आज जो है वो काफ़ी कंसर्न शो किया और उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा इसका तेज़ी से बढ़ता हुआ फैलाव है। सवाल ये है कि ये वेरिएंट आया हो या ना आया हो, बूस्टर शॉट्स को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बूस्टर शॉट लगवाने इस सारे पेंडेमिक के दौरान किस हद तक ज़रूरी हैं, और दूसरा ये बताइए कि इस वेरिएंट से लड़ने के लिए ये किस हद तक जो है कारआमद साबित होगा बूस्टर शॉट। देखिए, अगर आप किसी भी इम्यूनाइजेशन की बात करें, जो वैक्सीनेशन किया, तो अक्सर जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है उनकी 3 डोजेस होती हैं कि कुछ अर्स का जो उसकी जो एंटीबॉडीज बॉडी में होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बूस्टर दी जाती है ताकि उसको वो बूस्ट अप कर सके। तो बूस्टर इस हद तक तो ज़रूरी है कि जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है प्राइमरी वैक्सीनेशन करवाते हुए, जिन्होंने 2 डोजेज मुकम्मल की थी, उनकी एंटीबॉडी जो बॉडी में कम हो जाएंगी। तो थ्योरेटिकली रिस्क ये होता है कि उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खदशा होता है। इसमें तो अब पूरी दुनिया में बूस्टर डोज जो है ना, एक उसके मतलब सभी कैंपेन चलाई जा रही है। शुरू में WHO की तरफ से कुछ इसकी रेजिस्टेंस आई थी,
वो इसलिए थी कि आप अपनी वैक्सीनेशन प्राइमरी मुकम्मल करें, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद बूस्टर की बातें करें। अब हमारे पाकिस्तान का जो टारगेट था इनका 7 करोड़ को वैक्सीनेशन लगाने का, जिसके मतलब आपने इशारा भी किया पिछले साल के 31 दिसंबर तक, वो उन्होंने अचीव कर लिया। और उसके बाद ये बूस्टर की तरफ आप पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो 60 साल के, अब वो यंगर जनरेशन में उसकी तरफ जा रहे बूस्टर। तो बूस्टर का इफेक्ट तो है, बूस्टर से आपकी एंटीबॉडी रिस्पांस बेहतर हो जाती है, और इसके ज़रिए से आप डिजीज़ की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, उसकी जो सिवियरिटी है उसको रोक सकते हैं। आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे उसका बर्डन कम होगा, कम लोग हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, और कम जो रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए बूस्टर डोज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर, कि जिससे आप सब कुछ ये ऑब्जेक्टिव है उनको आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मुझे ये चीज़ याद है बहुत अच्छी तरह कि आपसे जब भी जो है इस हवाले से हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर बातचीत की है, तो या बाकी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है इस हवाले से कहते हैं कि ये बहुत जल्द जाने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और अच्छा खासा टाइम लगेगा। ख्याल यही है, कोशिश जारी है। अब सवाल ये है कि इसके होते हुए कभी स्पाइक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कोई नया वेरिएंट आ जाता है, कभी जो है वो कोई और ये रुख या सिमत इख्तियार कर लेता है। लोग इस सारे मामले के अंदर इसको अपना लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पे नहीं बना पा रहे। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन्स पाई जाती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली वेव सर्वाइव कर गए और वो कहते हैं कि जब ये 5वीं वेव भी आ जाएगी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। फिर मिसाल के तौर पे दूसरा लोगों में कंसर्न ये पाया जाता है कि जिन्होंने पहली वेव के अंदर भी SOPs पे अमल किया, उन्होंने मास्क पहना, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अल्लाह को दूसरी या तीसरी वेव के अंदर प्यारे हो गए। तो देयर इज़ ए कन्फ्यूजन गोइंग ऑन इन बिटवीन पब्लिक, और उसमें लार्जली रीज़न जो है वो मेरा ख्याल है इसकी डाइवर्जन या डायरेक्शन बदलने का है। क्या होना चाहिए, लोगों को ज़ाती तौर पे क्या करना चाहिए? लेकिन जब से ये कोरोना शुरू हुआ पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे और उनकी डिफरेंट अप्रोच होगी। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल इसके SOPs पे अमल करना चाहेंगे और इसको हकीकत समझेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हैं। कुछ ऐसे तबका भी है जो बिल्कुल डिनाइल मोड में है, वो इसको यकीन ही नहीं होने कि ये कोई कोरोना वायरस नाम की चीज़ भी है, वो हर वक्त डिनाइल मोड में रहते हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं रिलक्टेंट हैं, वो उनकी कोई ओपिनियन नहीं होती। एक बात तो तय, अभी जितने भी हॉस्पिटल में केसेस दाखिल हो रहे हैं वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। ये अक्रॉस द बोर्ड हर जगह से एक ही तरह की आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई ज़्यादातर वही लोग हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो पता चला कि वैक्सीनेशन आपको इस तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। और साथ ये भी याद रखें कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होते। अभी जो कोरोना इसके ओमिक्रॉन के बारे में या शुरू में डेल्टा में भी थी कि 90% से शुरू होकर 95% से शुरू होकर उनकी प्रोटेक्शन ड्रॉप 60%, तो 40% जो थे दे बिकेम वल्नरेबल और 60% जो थे उनको प्रोटेक्शन थी। तो वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन तो मौजूद है। और वैक्सीनेशन की आप दूसरी बात के जी हमें जो हम इसके साथ जिंदगी गुजारेंगे, या बिल्कुल अगर आप सिंपल जो आपके जो हिफाजती तरीके हैं, जैसे आप मास्क पहने, अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, किसी कमरे में या जहाँ गैदरिंग ज़्यादा, वहाँ तो बिल्कुल ज़रूर मास्क आप पहने। जहाँ वेंटिलेशन बेहतर हो तो या फॉर वेंटिलेशन है वहाँ भी आप मास्क पहने। आउटडोर में आप कह सकते हैं कि आप मास्क शायद उतना इफेक्टिव भी ना हो, कि अंदर किसी इंडोर एक्टिविटीज में मास्क तो जरूरी पहना। सोशल डिस्टेंस की बात है, वो भी काफ़ी हद तक जहाँ प्रैक्टिस हो सकती है वहाँ करना चाहिए। हमारा जिंदगी का एक तरीक़ेकार बन जाना चाहिए। खासतौर पर मास्क, लाहौर की हद तक कितनी आपके यहाँ पोल्यूशन है, और उसमें अगर कोरोना नहीं तो और चीज़ों से आप बच सकते हैं जो स्मॉग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या पोल्यूशन की वजह से बनते हैं। तो इसको तो हमें एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। हाथ धोनी आपको बहुत सी चीजों से बचाता है, बहुत से और इन्फेक्शन से भी बचाता है। WHO की तरफ से एक हाथ धोने का दिन मनाया जाता है, हैंड वॉशिंग।
उसके लिए तरीक़ेकार भी बताया जाए, इनकरेज किया जाता है कि लोगों के आप अपने हाथ धोएं, साबुन के साथ हाथ धोएं, और उससे आपकी जो गंदगी है, आपकी दूसरी चीज़ें हैं और जो इन्फेक्शन हो सकती है उससे आप बच सकते हैं। तो ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सारे मामले को अगर हम सामने रखते हैं तो हमें ये नज़र आता है, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, कि लोगों को अपने लाइफस्टाइल जो है वो बदलने की ज़रूरत है, इन तमाम एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बरक्स लोग ये देखते हैं जब गवर्नमेंट ही उसके ऊपर उस किस्म की सख्ती नहीं करती जिस किस्म की सख्ती दरकार है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि बग़ैर वैक्सीन के मोटरवे पे सफ़र नहीं करना, बग़ैर वैक्सीन के आप डाइन इन नहीं कर सकते, समेत ऐसी बहुत सारी पाबंदियाँ थीं जो लगी थीं, और उनके हटने के हवाले से कोई भी ख़ास या खातिर ख़ा किस्म की कोई पॉलिसी या स्टेटमेंट सामने नहीं आई। और हमने ये भी देखा कि उनके ऊपर अमल भी नहीं हो रहा। बेशक स्पाइक नहीं था, नीचे था जो टेंडेंसी थी या लोगों को कोरोना होने की परसेंटेज थी। तो गवर्नमेंट इस सारे मामले के अंदर कितना अहम रोल प्ले कर रही है? मेरा इशारा उसकी कैंपेन, SOP पे अमल और पॉलिसी के हवाले से है। देखिए, अगर आप पिछले 2 साल का पूरा अरसे में देखें, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा इसके मतलब कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। NCSC जो बनाई गई थी और उस पे डेली उनकी मीटिंग्स होती थी जब ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। अब भी बहुत मीटिंग हो रही है और डेली उसे रोज़ाना की बुनियाद पे एक नज़र रखी जा रही थी और कंटिन्यूसली डायरेक्टिव्स आते थे, डायरेक्शन आती थी जो दी जाती। सुबह में भी हर तरह की जो खासतौर पंजाब की हद तक, जैसे आपका मालूम है, इनके डिफरेंट इन्होंने कमेटीज बनाई हुई थी जो इस पे पूरी नज़र रख रही थी। लाहौर में आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चली थी कि आप मास्क पहने की, बल्कि जो हमारे पहले प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी के हेल्थ सेक्रेटरी थे कैप्टन उस्मान, आजकल कमिश्नर लाहौर हैं, उन्होंने खुद घर घर जाके लोगों को मास्क तकसीम किए थे। तो आपका मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि आपके जो टेलीफोन जब रिंग करते हैं तो उसमें भी एक कैंपेन है। तो पाकिस्तान में मीडिया को बड़े इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया और उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन चलाई है। सोशल मीडिया में भी इसके मैसेजेस जाते हैं, सिविक सोसाइटी ने भी। तो आई थिंक जहाँ तक कैंपेन का पाकिस्तान के हर बंदे को पता है, तकरीबन हर बंदे को पता है इससे आपने कैसे बचना है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सख्ती आई है किसी हद तक कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप किसी होटल में नहीं जा सकते, आप कहीं वेडिंग नहीं अटेंड कर सकते जब तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना हो। ये हकीकत है कि इतना उस पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा, जो कि हमारी एक नेशनल कैरेक्टर है कि कानून तो हम बना लेते हैं बड़ी अच्छी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। हालांकि किसी भी जिम्मेदारी कोई भी आप जिम्मेदारी शहरी होते हैं, जब कानून बनाया जाता है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी होती है। जरूरी नहीं है कि आपको डंडे के साथ फोर्स करे तो आप फिर आप बात करेंगे। तो वो एक कमी है, वो एक नेशनल कैरेक्टर है, वो एक हमारा बन चुका है एक तरह से। लेकिन गवर्नमेंट की हद तक ये पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छी तरह से निभाई और उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी इस वक्त जो है 7% के करीब है। पाकिस्तान में किसी मौके पे भी 2 साल की कैंपेन में कभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं हुई, कभी मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं, कभी ये नहीं हुआ कि कोई शख्स बीमार और उसको हॉस्पिटल बेड। लेकिन सर अब इस सब असना में दुनिया में अगर आप सुने मेरी सर, इस सारे असना में आप ये देखिए NCOC के इस हवाले से एक स्टेटमेंट था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 7 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो 22 करोड़ की आबादी में इसका मतलब है कि अभी भी जो है वो हमने तकरीबन 30-33% जो है आबादी हमारी वैक्सीनेटेड है और 67% के करीब वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर हम इतना स्ट्रॉन्गली कैंपेन को मान लें जिस तरह आप हमें कह रहे हैं, तो अभी भी इतनी ज़्यादा 2/3 से ज़्यादा जो है वो आबादी, इसमें यकीनी तौर पे कुछ होंगे जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, लेकिन लार्जली तो है उसको वैक्सीनेशन नहीं लगी। वाई? देखिए, अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखें कि पंजाब के केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे, आपके 5 शहरों में थे जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ केसेस पूरी कैंपेन में 1000 के करीबी केसेस नहीं आए। आपकी जो लाहौर की आबादी है शायद 50% से ज़्यादा जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो पहले जो उन्होंने बनाया गया था प्रोग्राम के 7 करोड़ को लगाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, उसको यही देख के बनाया गया जहाँ इसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग है, जहाँ क्लस्टर ज़्यादा केसेस हैं, पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए और उसके बाद आप जहाँ केसेस इतने ज़्यादा नहीं है वहाँ पे पहुँचा दो। जैसे लाहौर की हद तक आपने रीच ईच डोर
रेड की कैंपेन शुरू की थी उन्होंने कि घर घर जाके वो वैक्सीनेशन लगवाएंगे, जो कि अब 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये हमारे यहाँ कुछ रिसोर्सेज की भी कमी थी, उस वक्त मालूम नहीं था कि इतनी आपको वैक्सीन मिल भी पाएगी। तो अब उनके पास काफ़ी वैक्सीनेशन आ गई हैं, जो उन्होंने उसकी एज भी कम कर दी, जो 30 साल से उम्र के बच्चे जो है ना वो भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं हमारे यहाँ, मेरा 14 और 15 ऐसे जहाँ केसेस बहुत ही कम है। आप चाहें तो आपने जो रिसोर्सेज को आपने अपनी प्रायोरिटीज बनाई, सबसे पहले किन को वैक्सीनेशन कराई जाए। तो आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप पूरे मुल्क का जायजा लेते हैं तो हमारी 30% के, लेकिन अगर आप 5 शहरों को लें जहाँ सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उस लिहाज से आपकी वैक्सीनेशन कहीं ज्यादा है इस वक्त। तो ये कोई इस तरह से उन्होंने इसके पॉलिसी बनाई थी। ठीक है। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल वो थोड़ा सा कोरोना से हट के है, क्योंकि अब हम जिक्र ही जो है वो ज़रा सारे इस मामले का कर रहे हैं, तो हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। हमारे हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ कराए हैं, इन हेल्थ कार्ड को लेके बहुत सारे हलकों में जो है इसकी पजीराई हो रही है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये लेना चाहिए था, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स लोगों के लिए भी आएंगे, गवर्नमेंट के लिए भी शायद अपने लिए आएंगे। लेकिन वहीं पे हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स जो थे उनको बंद किए जाना और उसकी जगह जो प्राइवेट वहाँ पे क्लिनिक या हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनको एम्पावर करना ताकि ये कार्ड वहाँ पे जाएँ और जिसने जो भी इलाज कराना है वो करवाए। मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो आप इस हेल्थ कार्ड या इस हेल्थ फैसिलिटी को कैसा देखते हैं, और दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस किस्म का प्लान गवर्नमेंट रखती है, तो ये क्या इनडायरेक्टली हम प्राइवेट सेक्टर को एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं कर रहे, जिसको या प्राइवेट डॉक्टर्स को लेकर जिसको लोगों के दरमियान बहुत सारे कंसर्न्स पाए जाते हैं कि जी हमारा पब्लिक सेक्टर क्यों ना बेहतर हो हेल्थ का, बजाय इसके कि हम प्राइवेट को करें। देखिए, इसमें अगर आप अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम देखें, वहाँ पे उन्होंने मेडिकेयर इसी तरह से शुरू की थी और इंडिया में उनका सिस्टम इसी तरह से शुरू किया था कि आप हेल्थ कार्ड दे देते हैं और किसी शख्स को जो फैमिलीज हैं जो नॉन अफोर्डिंग हैं, जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे नहीं है, तो उनको अचानक कोई बीमारी आ जाए जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े, तो आपको पता है, सब आपको मालूम है कि सारा बजट ऑफसेट हो जाता है और काफ़ी लोग उसमें प्रेशर में आ जाते हैं। तो हेल्थ केयर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कि दूसरा आपको ये भी मालूम है पिछले 70 साल से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत है, कोई भी गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव नहीं कर पाई। यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी, डॉक्टर गायब होंगे, कुछ बेड्स नहीं मिलेंगे, वो आप सबको मालूम है उसका। तो ये और एक बात होती है कि आप एक चीज के आदी हो जाते हैं, अगर कहीं बुरी चीज चल रही है, सिस्टम अच्छा नहीं, आप उसके आदी होते हैं, उसको तब्दील करने की आप कोशिश नहीं करते। वो एक कंफर्ट जोन होता है, ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता है तो ऐसे चलने दे। वो ऐसे नहीं चल सकता। आपके हेल्थ केयर बजट जो इतना जो इसमें जा रहा होता बहुत कम जो है उनके आपको उसमें बेहतरी आएगी। अभी इसका नया इनिशिएटिव है, इसको शुरू होने दें, ग्रेजुअली इसकी आपके प्रोज एंड कॉन्स का पता चलेगा, इसमें बेहतरी आएगी। लोगों को बहुत इतराज है ये हकीकत है कि इसमें आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें आप बीच में एक थर्ड पार्टी ला रहे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें आप वो लोग ला रहे हैं जो इसको अप्रूव करेंगे, इसमें लोगों के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं करप्शन का कि गलत बिल बनाएंगे, गलत वो सब कुछ करेंगे, गलत एंट्री करेंगे, जो कि अगेन हमारा नेशनल कैरेक्टर है। इस खौफ से तो ये सब कुछ होगा, यस हकीकत है ये सब कुछ हो सकता है, तो आप एक ट्राई तो करें, एक नए सिस्टम को लाने की कोशिश, दुनिया भर में जो चल रहा है, तो आप और एक आप कॉन्फिडेंस देंगे लोगों को कि अगर उन्हें जरूरत पड़ती है खुदा न खास्ता हॉस्पिटल दाखिल होने की, अभी तो आउट पेशेंट इसमें शामिल नहीं है, इसमें बहुत सी बीमारियां जो सीरियस बीमारियां हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, आप दाखिल हो सकते हैं, आपको इलाज मिल सकता है। इससे बड़ी आपको कौन सी क्या सहूलत है कि आपको जहनी तौर पर एक ये होगा कि आप जाके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्क में मौजूद इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट के हवाले से, उसके स्पाइक के हवाले से, और साथ ही साथ आज हम मौजूद बहस लेके आ रहे हैं हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की अभी तक की पेशरफ्त को। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। वेलकम टू द शो अशरफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कोरोना की एक तो बिगड़ती सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ उस पर आपका ओपिनियन आपसे लूँ, लेकिन उससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर जावेद हयात साहब के साथ भी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड मुतारिफ़ कराए हैं, इस हवाले से खासी पजीराई है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ के लोकल लेवल पे जितने प्राइवेट सेक्टर हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो एम्पावर हों, उनको सपोर्ट किया जाए, ऐसे जगहों पे सपोर्ट किया जाए जहाँ पे जाके वो अपने क्लिनिक लगा सकते हैं, जहाँ पे इतने भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो आपके ख्याल से ये स्टेप ठीक है, ये गलत है? ज़रूरत क्या इसी अमर की है कि स्ट्रक्चर को ठीक ना किया जाए, एक टेम्परेरी जो है वो सोल्यूशन कुछ सालों के लिए निकाल लिया जाए, या ये लॉन्ग लास्टिंग है? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखें, हेल्थ कार्ड के ऊपर जो आपने फरमाया अभी के हेल्थ कार्ड के साथ आके प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा मतलब मजबूत हो जाएगा, या हेल्थ कार्ड के साथ सरकारी अस्पताल जो वो नीचे बैठ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन इसके लिए हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बड़ा क्लियर स्टांस सकते हैं, एंड वी आर कंसर्न कि अगर तो ये नेमुल बदल है उन हेल्थ फैसिलिटीज का जो कि रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है, और रियासत या हुकूमत अपनी उस जिम्मेदारी से पहलू तही करना चाहती है, तो गालिबन ये काम नहीं करेगा। द रीजन बीइंग कि इस वक्त जो हम एसपीएम में बड़ा शोर डालते थे और मुतालबा क्या करते थे कि रीजन के अंदर वी आर द लोएस्ट एज फार एज द जीडीपी इज कंसर्न, के जीडीपी का जो खर्च हम सेहत के ऊपर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हम अपनी रीजन के अंदर भी बहुत ज्यादा नीचे, बल्कि आखिरी के ऊपर वो टू टॉक अबाउट के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है। हमारा मुतालबा था कि 6% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, एंड दैट इज द मिनिमम। मतलब दुनिया के अंदर 12, 13, 14% वाले भी हैं जो ममालिक खर्च करते हैं, लेकिन 6 वो है जो एक अप्रोप्रिएट बनती है कि जिसके साथ आप हेल्थ फैसिलिटीज को श्योर कर सकते हैं। एक चीज हेल्थ कार्ड के लिए समझने की जरूरत यह है कि दुनिया के अंदर 2 सिस्टम है। एक ये है कि अगर आपको सेहत चाहिए, अगर आपको खाना चाहिए, तो अपने आप को बचा के रखो, अपना खर्च जो है सेहत के लिए भी आप फंडिंग के लिए रखो कि आपने बीमार भी होना है, आपने इलाज मुआवजा भी करवाना है। एक ये सिस्टम दुनिया के अंदर है कि स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। स्टेट के साथ दूसरा सिस्टम है, दैट इज द वेलफेयर स्टेट। और अगर मैं गलत नहीं हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं इस बात में, कि पाकिस्तान में स्टिल इट इज द वेलफेयर स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशनल ये जिम्मेदारी है और अवाम की ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन्होंने तालीम और सेहत जो है ये हुकूमत से हासिल करना है। करेक्ट। अब हुकूमत एक नया तरीका लेके आ रही है कि सेहत की खातिर कि हम सेहत कार्ड, इसकी अगर मतलब माजी के साथ देख रहे हैं तो प्रेसिडेंट ओबामा जब अमेरिका के अंदर आए थे तो अमेरिका इज द सिस्टम के जिसके अंदर सोशल वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अर्न फॉर दैट, और फिर आपको वो सहूलियात मिलती हैं। कम अज कम मैं जितना सा मतलब दोस्तों से समझ पाया हूँ या जितनी छोटी मोटी समझ पूछ रखता हूँ। अब उसके अंदर जो हैव नॉट से उनको पावर करने की खातिर प्रेसिडेंट ओबामा ने ये किया, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आल्दो के ऊपर उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि उसकी सक्सेस स्टोरी की बहुत अच्छी नहीं है, बट नॉट गोइंग इन डिबेट विच इज नॉट गुड, विच वाज नॉट इफेक्टिव इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में वो कहीं नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल चल सकता है। और ये हेल्थ कार्ड की खातिर जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है इसके बारे में, कि अगर तो हुकूमत ये एडिशनल सपोर्ट दे रही है, वी अप्रिशिएट एज पीएम, वी अप्रिशिएट एज अशरफ निजामी, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा इसका मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा। द रीजन बीइंग कि एक कॉन्सेप्ट जो एक हम बड़ा यूज करते हैं, वो मेरी सुनिएगा, वो मैं आपकी बात फॉलो कर गया, मैं समझ आपकी बात, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग है उसके साथ अगर ये दे रही है तो आप उसके साथ हैं, पीएमए उसके साथ है। सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग जो अब है उसमें अगर जो तो मामलात हैं वैसे ही चलते रहते हैं जो कि खासे हैं। आई मीन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे चलें फिर भी कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं जिसकी वजह से ये कहते हैं जो हम कर रहे हैं, वहाँ पे ना डॉक्टर्स हैं पूरे, ना मेडिकल का जो है बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पे, ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे अद्वियात हैं। तो क्या इसी तरह चलता रहे तो आप लोग यू आर फॉर इट, और अगर इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा इस पॉइंट पर। देखिए, मैं इस मतलब जो है आर्गूमेंट को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। अगर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल के ऊपर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो किसने ठीक करना है? ये मैंने ठीक करना है, मैं हुकूमत हूँ, हुकूमत ने ठीक करना है, डॉक्टर्स हैं उन्होंने करना है।
मैं आज तक नहीं ये समझ पाया कि जो हमारी मतलब फोर्सेस हैं उनके अंदर ये सिस्टम सारे कामयाब क्यों हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी है सारी मुस्तकिल मुलाजमत के ऊपर काम करती है, उसको हम एक सक्सेसफुल मॉडल क्यों समझ लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैंस मेरा लाहौर से ताल्लुक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक सरकारी इदारा है, लेकिन फिर गवर्नमेंट कॉलेज अपना नाम जो है कूल बना के रखती है। इसी तरह से स्कूल हैं जो कि सरकारी स्कूल हैं लेकिन वो अपना नाम और मुकाम रखते हैं। मैं इस चीज को तो बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ये जो सिस्टम चल रहे हैं कि तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, BHU के ऊपर, कि अगर वो ठीक नहीं है तो उन्होंने जी ऐसे ही चलना है। मीन बाय की हुकूमत अपनी जान छुड़ा रही है कि जी किसी को दूसरे को ठेका दे दो और ठेके पे देके हम लमसम उनके हवाले कर रहे हो और ये कर लो। ये इस अप्रोच को लेकिन गवर्नमेंट का ये भी तो कंसर्न है ना कि अगर हम स्ट्रक्चर ठीक करने बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बीमार हो जाएंगे, बहुत सारों की अमवात हो जाएंगी, तो सिस्टम तो यहाँ सदियों से नहीं ठीक हो पाया। अगर हम करने बैठेंगे ना जाने कितना वक्त लग जाएगा। अगर हम मतलब पहले निजाम को देखें, आप मतलब मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैंने बचपन में यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स देखे हैं तो हॉस्पिटल्स का निजाम इतना खराब तो नहीं था। यहाँ पे अगर हम सड़कों के निजाम को देखें, सड़कों का निजाम भी खराब नहीं था, रेलवे बहुत अच्छी चल रही थी, बाकी और चीजें बहुत अच्छी। अब ये किसने करना है? ये मैंने और आपके साथ तो नहीं ना करना। हुकूमत किस मतलब मर्ज की दुआ है। अगर यही चीज उन्होंने ठेके ही देने हैं तो ठेके देने के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें उनको ठेके पे दे दो। फिर ये ऐसे खामखा का हमने कोई सिलसिला कार चलाना होगा। लेकिन ये मेरा आपको क्या है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह होता है तो पीएमए कुछ प्लान करेगी, कुछ करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए हम इसको कंडेम करते हैं। अगर इफ इट इज द रिप्लेसमेंट, जैसा आपने फरमाया कि मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, टू माय अंडरस्टैंडिंग इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इसके अलावा नहीं है। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की कोई स्टेटमेंट या ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं that they are planning to replace the health system by this insurance system। सर उन्होंने बेसिकली रिप्लेस का वर्ड नहीं, डॉन अखबार में खबर छपी थी, मैं उसको पढ़ रहा था, और टेपर डाउन करने का कह रहे हैं कि हम जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डॉक्टर्स ही नहीं आते, वहां पे काम करने को लोग तैयार नहीं है, तो टेपर डाउन करके क्विक सॉल्यूशन दिया जाए। हाउ कम्स के शौकत खाना में आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते, क्यों नहीं आ जाते? अगर यही हेल्थ कार्ड है, वाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द शौकत खाना और किसी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए? एज फार एज मैं इंडिविजुअल तौर पे और एज पीएमए हम समझते हैं कि बड़ा मुस्बत कदम है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जो है इंकरेजमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी ऑन द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। अगर पब्लिक सेक्टर को आपने सत्यानाश करना है, 56 कंपनियां बनके के पुराने सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जब पकड़ा था कि 56 कंपनीज चल रही थी, स्टेट विद इन स्टेट आप चीजें चला के चल रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये ना तो तरीकेकार ठीक है और ना ये देर पा हुआ करता है। नॉट गोइंग इन डिबेट कि इसके फाइनेंशियल क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कहां से ये पैसे पूरे होंगे, ये एक दूसरी बहस है। और मैं समझता हूं कि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो वो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे तो कहते हैं बड़ी मेहनत की है, आईडी कार्ड नंबर डालें तो निकल आती है सारी डिटेल, कौन इसके एलिजिबल है नहीं है, 8500 पे मैसेज करें आप। नादरा ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया, तो गवर्नमेंट तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। इट इज सेपरेट, they have to be, they have to। लेकिन अगर इस ऑप्टिमिज्म के साथ आपकी चीजें कोई थर्ड पार्टी जो कि बेनिफिशियरी है इसके साथ, कोई सेठ बाबू इसके साथ बेनिफिशियरी होगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी का, मतलब कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो घाटे का सौदा करेगी? दे हैव टू अर्न फ्रॉम इट, उन्होंने इससे अर्न करना है। अब सेहत जो है, ये सेहत कोई कारोबार नहीं है। मैं उनमें से जो समझता है कि सेहत एजुकेशन ये कारोबार नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी है। और हाउ कम्स कि अपनी माँ जो है किसी को दे दे कि लो जी मेरे बच्चे को तुम पाल दो, मैं तुम्हें वजीफा दे दिया करूंगी, बस ठीक है, अल्लाह खैर सलाह, लेट हिम ग्रो अप इन द वे कि जैसे ये होता है वैसे ही होता रहे। मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज कतई तौर पर ठीक नहीं होगी। यस, इफ इट इज द एडिशनल, अगर ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि हमने डिप्राइव्ड क्लासेस को, सो कॉल्ड डिप्राइव्ड क्लासेस को, उनको मतलब एक जो उनका कॉम्प्लेक्स या ज़हनी कैफियत है उससे हमने ऊपर लेके आना और एक हमने एडिशनल फैसिलिटी देनी है, ईडी की तरह ये देनी है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इसको निगेट करना कि ये चीजें तो ठीक ही नहीं हो सकती। मैं उनमें से इत्तेफाक से मैं मुर्तजा आपसे शेयर करूं कि मैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर काम करता रहा हूं और सोशल सिक्योरिटी समझा जाता था कि मजदूरों का है और मजदूर ऐसे होते हैं वैसे, एंड यू कॉल मतलब उनके बारे में जो कहा जाता है। जस्ट विजिट मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कि मुल्तान रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल है सोशल सिक्योरिटी का, विच इज नाउ मतलब इट वाज अ टीचिंग कन्वर्टेड इनटू, I joined over there in 1992। उस वक्त ऐसा था कि it was considered to be a dispensary, लेकिन जब एफर्ट्स करते हैं, जब अपने रिजल्ट जो है वो किन्हीं तौर पे आ जाते हैं, करते हैं तो चीजें रिजल्ट नीचे आते हैं। ये तो कबूल ही नहीं किया जाता। हाउ कम्स के मैं डॉक्टर में काम नहीं करूंगा, ये अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? आप एज एंकर बैठे और आप कहने जी मैंने तो काम नहीं करना, कैसे करोगे? यू हैव टू। तो देयर इज अ सिस्टम जो कि सिस्टम कंपेल करता है कि आप काम करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, एनसीओसी ने भी आज काफ़ी जो है वो कंसर्न शो किया है। ये बताइए कि ये नया वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये बताइए कि स्पाइक 5वां या जो लहर 5वीं आ चुकी है जिसका जिक्र हो रहा है, एनसीओसी भी कह रहा है, इसके आने में लोगों का बिहेवियर ज़्यादा मसला है या गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग कैंपेन ना होना रीज़न है? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मतलब आई लॉजिड अबाउट इट, और हमेशा से ये मैं कहता रहा हूँ कि ये दोनों ही हैं। अवामी रवैये भी हमारे जो हैं ये भी इसी किस्म के हैं कि जो कि उसके साथ रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहे। कोविड-19 की खातिर जो हमें एड्रेस चाहिए था, हमारे रवैये भी ठीक नहीं है। और हुकूमत के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत का भी मैं समझता हूँ और आपकी मैं बात के साथ एग्री करता हूँ कि हुकूमत के रवैये भी जो हमें चाहिए थे, तो हमारे में आप डॉक्टर्स भी डाल रहे हैं ना, जो चाहिए थे, हमारे में आप डॉक्टर्स भी डाल रहे हैं, खाली इमाम तो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ है जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। ये आप जानते हैं? नहीं, मैं एक अर्ज करता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम मुआशरा, हम सारे शामिल है उसमें, आप भी शामिल हो, हम भी शामिल है, वी ऑल टुगेदर, मतलब हमारे रवैये जो है वो उसके अंदर शामिल है। खुदा न खास्ता मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा कि डॉक्टर्स अच्छे हो गए या फलाना अच्छा नहीं हो गया। वी ऑल अभी मतलब लोग जो कहते हैं कि वो एक बड़ी निकली थी कि जी मास्क लगाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आप लेते जाओगे, आपके अंदर तो बीमारियां आ जाएंगी, जरासीम आ जाएंगे, देयर आर सो मेनी जो कि चलते हैं। पोलियो का मतलब मैं ज्यादा काम करता हूँ, बड़ी मतलब मोहब्बत के साथ काम करता हूँ पोलियो एरेडिकेशन की खातिर, और पोलियो की खातिर कतरे पिलाने के लिए बच्चे बच्चियां जो जाती हैं बेचारे घरों के अंदर पिलाने के लिए, जो हमारे रवैये और मिजाज है वो आप मतलब समझते हैं और जानते हैं कि क्या उसके बारे में कहा जाता है। सो इट इज आवर, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप मुर्तजा एक चीज समझ लेनी चाहिए, दिस इज गवर्नमेंट। कैप्टन ऑफ द शिप इज गवर्नमेंट। अल्टीमेटली अच्छे की तारीफ करें या ना करें, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, मैं बिल्कुल उनकी तारीफें करता हूं जब उनकी बनती है, लेकिन अगर तारीफ वो एक्सपेक्ट हमसे करते हैं तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको देखनी चाहिए, आया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के अंदर जितना गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हमने देखा है, मतलब सिंस मार्च 2020 के साथ आने के साथ अभी तक मेरी नाक़िस राय के अंदर जो इनको कंपेन करनी चाहिए थी, जो अवेयरनेस करनी चाहिए थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इनको इंक्लूड इंपावर करके साथ लेके आना चाहिए, वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं देखने में आता। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे हम मुल्क के अंदर वैसे हालात नहीं हुए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हुए, जो यूरोप के अंदर आए, जो अमेरिका के अंदर। सो वी वर बीन ब्लेस्ड। और उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि जब हमने शोर डाला था, और शोर डाल के आप मतलब इस चीज के गवाह हो कि जब हमने लॉकडाउन करवाया था और पूरी दुनिया ये डॉक्टरों को ऐसे, डॉक्टरों को वैसे, ये तो पता नहीं क्या है और क्या फलाने, दैट वाज द मेरे अंडरस्टैंडिंग में कि लॉकडाउन वाज द की सक्सेस के जिसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जितने ओमिक्रॉन के केसेस, ओमिक्रॉन की मतलब ये जो आई हुई है नई वेरिएंट, इसके अंदर यही है कि तेजी से बहुत फैलता है, लेकिन अभी तक समझा ये जाता है, जो हमारे पास साउथ अफ्रीका या यूरोप से रिपोर्ट्स हैं, कि उतना ये मतलब नुकसानदेह नहीं है जितना कि इससे पहले वाली वेरिएंट जो डेल्टा जो वो मतलब नुकसान इंसान को पहुंचाती थी। लेकिन उसमें यूरोप के अंदर बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज बीन वैक्सीनेटेड। पाकिस्तान के अंदर हम 30-35% के ऊपर गालिबन अभी हैं जो कि वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। तो इसके लिए अभी डे टू डे रादर मोमेंट टू मोमेंट हमें बहुत ज्यादा क्लोजली इसको वॉच करना होगा। एंड आई एम श्योर कि जैसे आपने फरमाया एनसीओसी और सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अवाम की खातिर मैं समझता हूँ आपके साथ से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूंगा कि खुदारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना, और इसके साथ जो एक अहम चीज है दैट इज द वेंटिलेशन। आजकल सर्दी का मौसम है, खिड़कियां विड़कियां हम लोग बंद करके रखते हैं, तो खिड़कियों को जरूर घर को अपने को 3-4 लाजमी रखें, करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं और तमाम तरह SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। पाकिस्तान इसमें अभी बहुत सारे ममालिक से बेहतर पोजीशन में अब भी है। वेरिएंट नया फैल बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन उतना ख़तरनाक नहीं है। ये हमारे दोनों आज के एक्सपर्ट्स का यही कहना था। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहरहाल जी, कोरोना फैल रहा है, फ़िलहाल 5वीं लहर का भी कह दिया गया है और कंसर्न काफ़ी ज़्यादा NCOC ने भी जाहिर किया है। एहतियात ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।